वेलकम स्टूडेंट इन द कंक्लूजन लेक्चर ऑफ प्लानिंग। जहाँ तक बात आती है इस चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 4 है एक्चुअली, इस चैप्टर में हमने प्लानिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेप्स, लिमिटेशंस, फीचर्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स की। देखिए, जहाँ तक टाइप्स ऑफ प्लान की बात आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन टॉपिक है, जो कि आपके जो स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं 12th के, या फिर जो आपके सीबीएसई हैं, या फिर आईसी के एग्ज़ामिनेशंस हैं, या फिर जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव विच मीन्स लाइक जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक अ BHU, तो उसमें टाइप्स ऑफ प्लान को काफ़ी ज़्यादा एक वेटेज दिया जाता है अगर वो बिजनेस स्टडीज़ या मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसलिए आपको एक एडवाइस है कि जब आप टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को क्लियर कर ले, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी क्लियर हो जाती है तो आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को तरीके से समझने में। जहाँ तक बात आती है टाइप्स ऑफ प्लान की, तो प्लान का जो डेफिनेशन है आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। प्लानिंग का डेफिनेशन एक्चुअली आपको बता दिया गया है, लेकिन प्लान क्या है ये समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्लान और प्लानिंग में डिफरेंस है। प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, प्रीमाइसेस को डेवलप करते हैं, जो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन इवैल्यूएट करते हैं, देन सेलेक्ट करते हैं, देन डेरिवेटिव प्लान बनाते हैं, देन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। याद रख लीजिएगा, प्लानिंग में प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम फॉलो अप एक्शन करते हैं। विच मीन्स ये बात तो साफ साफ क्लियर है कि प्लान और प्लानिंग में डिफरेंस है। बहुत बार स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है कि हाँ जी बताइए प्लान क्या है, तो प्लानिंग को ही डिफाइन करते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। प्लानिंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड प्लान इज़ डिफरेंट थिंग। सो सवाल है कि सर एक्चुअली प्लान होता क्या है। देखो भाई, किसी भी काम को कैसे किया जाए, एकदम सीधी बात देखो, एकदम शुद्ध भाषा की बात समझो। किसी भी काम को करने का तरीका, इट्स लाइक कि कोई भी काम को कैसे करना है हमें, वो जो पूरा जो ब्लूप्रिंट है, याद रख लीजिएगा, जो ब्लूप्रिंट है उसी को क्या कहा जाता है, प्लान। जैसे सपोज दैट कि आपने, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स लेते हैं, तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा था 20% इस साल आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सवाल है कि वो 20% प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, हम कौन कौन सा काम करेंगे और उस काम को करने का क्या क्या तरीका होगा, यही क्या कहा जाता है, प्लान कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए याद रख लीजिएगा, प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्लान इज डिफरेंट थिंग। प्लानिंग के अंदर ही हम प्लान को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। प्लानिंग इज अ एक्टिविटी एंड प्लान इज अ मैटर सेंस। तो देखिए यहाँ पे मार्क करता है आपके लिए कि प्लान एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसको प्रपोज किया गया है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। या फिर एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि जो गोल्स हैं उसको कैसे अचीव किया जाएगा, हाउ गोल्स विल बी अचीव, दैट द डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस इट इज कंसिडर्ड एज प्लान। तो सीधी बात, प्लान को तैयार करने का प्रोसेस प्लानिंग, और प्लान वो डॉक्यूमेंट या फिर वो ब्लूप्रिंट या फिर स्पेसिफिक प्रपोज्ड एक्शन, याद रख लीजिएगा, स्पेसिफिक प्रपोज्ड एक्शन जिसके थ्रू हम गोल्स या एम्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ तक टाइप्स ऑफ प्लान की बात आती है, तो प्लान का जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है वो दो हिस्सों में बाइफरकेट किया जाता है। फर्स्ट इज सिंगल यूज प्लान एंड सेकेंड इज स्टैंडिंग प्लान। नाम से ही क्लियर हो गया भैया, देखो सिंगल यूज़ प्लान है मतलब एक ऐसा प्लान जिसका इस्तेमाल मात्र एक बार किया जाएगा, और स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान जो कि हमेशा स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा, मतलब वो बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। एकदम सीधी बात, ठीक है। तो इसलिए याद रख लीजिएगा, सिंगल यूज़ प्लान आमतौर पे वन टाइम प्लान के नाम से भी जाना जाता है, और जो स्टैंडिंग प्लान है वो रेगुलर प्लान या रेकरिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अब जहाँ तक बात आती है आपके सिंगल यूज़ प्लान के, देखो यहाँ पे साफ साफ मार्क करता है कि जो सिंगल यूज़ प्लान है उसको डेवलप किया जाता है एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए या फिर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। फिर जहाँ तक बात आती है स्टैंडिंग प्लान की, तो स्टैंडिंग प्लान आमतौर पे उन एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है जो एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म की जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स रेगुलर बेसिस पे होता है, क्या होता है, जो सेल्स है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो जो आपके यहाँ सेल्स का जो प्लान होगा, जो सेल्स की पॉलिसी होगी, वो क्या होगा, स्टैंडिंग प्लान होगा। आपके यहाँ एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, तो उसका जो प्लान होगा, उसकी जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी, स्टैंडिंग प्लान में काउंट की जाएगी, क्योंकि ये रेगुलर की एक्टिविटी है, ये डेली एक्टिविटी है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलते रहता है, ठीक है। लेकिन सपोज दैट
आपके ऑर्गेनाइजेशन ने 50 ईयर्स पूरे किए हैं, 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो आपके जो टॉप मैनेजरियल पीपल उन्होंने सोचा कि हम इस टाइम को सेलिब्रेट करेंगे एंड ऑल, ठीक है। तो फिर उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, कौन कौन से फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उन फंक्शंस में कौन कौन से चीफ गेस्ट होंगे, शेयर होल्डर्स को यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स दिया जाएगा, 50 ईयर्स होने पे क्या कुछ नया वो लॉन्च करने वाले हैं, नहीं लॉन्च करने वाले हैं, तो जो पूरा सेटअप तैयार किया जाएगा उस एक दिन के इवेंट के लिए, 50 ईयर्स के सेलिब्रेशन के लिए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लान। याद रख लीजिएगा, सिंगल यूज़ प्लान एक बार इस्तेमाल होने के बाद वो स्क्रैप हो जाता है, उसको ट्रैश में डाल दिया जाता है। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान है वो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग प्लान में कुछ चेंजेस नहीं होते, हाँ सर्टेन मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होता है एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम एंड सिचुएशन, बट स्टिल स्टैंडिंग प्लान में जो मेजर कंटेंट होते हैं वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए, जहाँ तक बात आती है आपके सिंगल यूज़ प्लान की, तो यहाँ पे मार्क करता है सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीट इन अ फ्यूचर, दैट इज़ दे आर नॉन रेकरिंग सिचुएशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। पहले आपको क्या बताया कि जो स्टैंडिंग प्लान है उसको रेकरिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटीज़ में होता है। लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लान है वो नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन है बार बार तो आएगा नहीं, वो एक ही बार आएगा। इसीलिए आमतौर पे ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं होंगे, नॉन रेकरिंग सिचुएशंस में होंगे। लेकिन जहाँ तक स्टैंडिंग प्लान की बात आती है तो आमतौर पे इसको डिज़ाइन किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एक्टिविटी है वो स्मूथली प्रॉपरली क्या करे, रन करे, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है इनके टाइम फेज की, इनके ड्यूरेशन की, जो सिंगल यूज़ प्लान है उनमें भी एक वीक का हो सकता है या फिर एक मंथ का हो सकता है या फिर बहुत बार एक दिन का भी होता है। जैसे कि आपके सामने मैंने 50 ईयर्स सेलिब्रेशन का एक दिन का फंक्शन का जिक्र किया था, ठीक है। बट हाँ, इसका टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। यू कांट से कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स लाइक कि 1 ईयर चलेगा, नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है स्टैंडिंग प्लान की, तो स्टैंडिंग प्लान आमतौर पे जो इसका ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी लंबा होता है। यू कांट डिफाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी है और रेगुलर एक्टिविटी का तो आप टाइम फेस डिफाइन नहीं कर सकते हो, और इसलिए आमतौर पे जो स्टैंडिंग प्लान है इसका इस्तेमाल रेगुलर या फिर जो रूटीन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो इफ़िशेंसी है वो इन्हांस हो। क्लियर क्या? नेक्स्ट, अब जहाँ तक बात आती है सिंगल यूज़ प्लान को कब ख़त्म कर दिया जाता है, तो जैसे ही आपका वो जो एक्टिविटी जिसके लिए आपने प्लान बनाया है वो ओवर हो जाता है तो प्लान को भी क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सो इट इज़ डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट और इवेंट इज़ ओवर। बट इन केस ऑफ स्टैंडिंग प्लान, जहाँ तक स्टैंडिंग प्लान की बात आती है, सो इट इज़ यूजुअली डेवलप वंस, इसे एक बार बनाया जाता है लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जा सके। लेकिन याद रख लीजिएगा कि हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक है और डायनामिज्म होने के कारण हमारे को रेगुलर बेसिस पे मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। स्टैंडिंग प्लान में भी ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग प्लान में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस होते हैं, बट जो कोर सेट ऑफ प्लान है वो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। अब जहाँ तक बात आते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, सिंगल यूज़ प्लान में आपका एग्जाम्पल है बजट, ठीक है, प्रोग्राम हो जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है। भाई किसी एक एक्टिविटी की बजट की बात आती है या फिर मैक्स द मैक्स अगर आप बजट को डिफाइन करते हो तो 1 साल, उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको दूसरे साल के लिए नया बजट भी क्या करना होता है, तैयार करना होता है। इसलिए सिंगल यूज़ प्लान में आपके सामने बजट है, आप देखो आपके घर का जो बजट है वो हर महीने बनता है, ठीक है। महीना ख़त्म तो बजट भी चेंज होगा, बजट के अमाउंट भी चेंज होंगे और बजट के थ्रू आने वाले जो सामान है उसमें भी चेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। प्रोग्राम्स की भी यही कहानी है, प्रोजेक्ट्स की भी यही कहानी है। लेकिन जहाँ तक स्टैंडिंग प्लान्स की बात आती है तो स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसी है, प्रोसीजर है, मेथड है और रूल है। तो अब हम इन सभी प्लानों के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बजट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, रूल क्या होता है, मेथड क्या होता है और प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन एक बात जाते जाते यहाँ पे इस टॉपिक के साथ समझ लीजिएगा कि ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो कि इन दोनों कैटेगरीज में स्टैंड नहीं करते, मतलब जो ना सिंगल यूज़ प्लान है जो ना ही स्टैंडिंग प्लान है। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में। सबसे पहला हमारे सामने है ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो कि सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग के कैटेगरी में नहीं स्टैंड करते हैं। देखो भाई, ये जो ऑब्जेक्टिव है आप इससे ज़रूर कह सकते हो कि सर ये हर प्लान में इस्तेमाल होगा। हाँ जी, हर प्लान में इस्तेमाल होगा। इट डज़न्ट मैटर वेदर इट्स अ सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान, भाई प्लान है तो इस्तेमाल होएगा ही होएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट है, वो एंड पोजीशन है जिस चीज़ को पाने के लिए आप पूरी कोशिश करते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये वो डेस्टिनेशन है जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचने की कोशिश करनी होती है। तो इसलिए कहा जाता है दैट द डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू रियलाइज। इट्स लाइक कि ये ऐसा फ्यूचर स्टेट है, डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट है, मतलब ऐसी स्थिति है फ्यूचर की जिस स्थिति को आप चाहते हो, उस स्थिति में आप होना चाहते हो, जिस चीज़ को आप बार बार पाने की कोशिश करते हो। अब इसके 3 पॉइंट्स ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चीज़ जो ऑब्जेक्टिव हमेशा टॉप मैनेजमेंट ही डिफ़ाइन करता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिफ़ाइन करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफ़ाइन नहीं करता है, ठीक है। और आमतौर पर ये ब्रॉड जनरल इशूज़ से फोकस करते हैं, लाइक अ प्रॉफिट है, सेल्स है, बिजनेस का ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, तो दीज काइंड ऑफ स्टफ कवर्ड अंडर द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा इन जनरल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए क्वांटिटेटिव टर्म में। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे को अच्छा करना है, इट डजंट मेक सेंस। मैटर्स दैट कि अच्छा का तो एक क्राइटेरिया होगा, अच्छा का एक स्टैंडर्ड होगा, आपको क्या अच्छा करना है और आपको कितना अच्छा करना है, ये पॉइंट आपको क्लियर करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म में, नंबर्स में मेजरेबल होनी चाहिए। तो इसलिए उसका कोई वेग सेंस नहीं होना चाहिए, वो कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके जितने भी मैनेजरियल डिसीजंस हैं उसको क्या करती है, गवर्न करती है। जैसा कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा कि हमारे को 20% प्रॉफिट पर एनम मांगता है, ठीक है, 20% से ज़्यादा इस साल अगर आपको प्रॉफिट मांगता है, तो आपके हर एक एक्टिविटी में जो आपका सेल्स है, उस सेल्स की एक्टिविटी है, या फिर जो आपका मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट का जो अप्रोच हो जाता है, या फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट का जो जोन होगा, उन सभी चीज़ों में इस ऑब्जेक्टिव को ड्यू केयर दिया जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा कि हाँ जी मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्लियर क्या? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव आपके जितने भी मैनेजरियल डिसीजंस हैं या एक्शंस हैं उनको क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव की बात ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ना ही सिंगल यूज़ प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि जहाँ पे प्लान होगा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर श्योर होगा। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी प्लान का सेंस नहीं है। तो प्लान सिंगल और स्टैंडिंग दोनों हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका सिंगल और स्टैंडिंग दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है। ये आपके कहने का तरीका जो होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है स्ट्रैटेजी। देखो भाई, जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात आती है तो आपके सामने एक इमेज साफ साफ प्रेजेंट हो रहा है। हम चेस की बात करते हैं। जब आप चेस खेलते हो या फिर आपको चेस खेलना आता होगा तो ये चीज़ तय की जाती है कि हमारे को जीतना कैसे है, कौन से प्यादे को कब चलना है, घोड़े को कब चलना है, हाथी को कब चलना है, किस तरीके से राजा को बचाना है, रानी को दाव पे कब लगाना है, रानी का गेम क्या होगा और सामने वाले से हमारे को चेकमेट कैसे करना है। क्लियर क्या? मतलब वो जो पूरा का पूरा गेम है जहाँ पे 2.5 चाल की बात होती है या फिर 1 चाल की बात होती है, सीधे चलने की बात होती है, टेढ़े चलने की बात होती है, पूरा दिमाग लगाते हो उस गेम को जीतने के लिए। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो फिक्स होता है कि भाई हमारे को इस चेस का गेम जीतना है, लेकिन सवाल है कि कैसे जीतना है, कौन सी चीज़ को कब प्लान करना है और उसको कब एग्जीक्यूट करना है, कौन सा प्यादा मेरा कौन सा चाल और कब चलेगा, सामने वाले के चाल पर डिपेंड करता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रैटेजी। तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा कि स्ट्रैटेजी कोई छोटी चीज़ नहीं होती और फिर स्ट्रैटेजी में कोई एक एलिमेंट नहीं आता। स्ट्रैटेजी अपने आप में कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। क्या है? स्ट्रैटेजी अपने आप में कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रहेंसिव विच मीन्स इसमें बहुत सारे कंटेंट्स एक साथ, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और उस प्लान को एकम्प्लिश किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो, अचीव हो। तो अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रैटेजी तो आप इस टर्म का इस्तेमाल कभी नहीं छोड़ेंगे। दैट स्ट्रैटेजी इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान दैट डिज़ाइंड
or that prepare to accomplish the organizational objective. नेक्स्ट, अब जहाँ तक बात आती है स्ट्रैटेजी के, तो स्ट्रैटेजी के 3 डायमेंशंस रखे गए हैं सबसे पहले यहाँ पे। स्ट्रैटेजी जो होती है वो आमतौर पे आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करती है कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये आपकी स्ट्रैटेजी ही क्या करती है, तय करती है। साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी के ही थ्रू आप एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करते हो, चुनते हो, और आप अपनी रिसोर्सेज को क्या करते हो, अलोकेट करते हो। जैसे अगर आपको इतना टेक्निकल अप्रोच में नहीं समझ में आ रहा तो आप चेस के अप्रोच से समझिएगा कि देखो भाई, एंड ऑफ द डे आपको चेस क्या करना है, जीतना है, चेस का गेम आपको जीतना है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। कोई चेस का गेम आप यहाँ पे 5 मिनट का गेम तो नहीं होता, ठीक है। आपके सामने पूरे के पूरे प्यादे होते हैं, सारे मंत्री होते हैं नॉल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि चेस का गेम जीतने के लिए बहुत बार आपको अपने प्यादे को जानबूझ के मरवाना भी होता है ताकि सामने वाले के जो प्यादे हैं वो आगे आएँ, ठीक है। ये भी सीन हो जाता है। तो इसीलिए आप हर एक स्टेप पे कौन सा एक्शन चुनेंगे, कब किस चीज़ को आगे प्रोसीड करना है, कब किस पे पूरा का पूरा गेम बेस करना है, आपकी स्ट्रैटेजी ही बताएगी। इसीलिए जब आप अपने प्यादे को जानबूझ के खोते हो तो आप रिसोर्सेज लगा रहे हो उस चेस के गेम को जीतने के लिए। जब घोड़े से 2.5 चाल की बात करते हो, 2.5 चाल चलवाते हो, तो ये आपका पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है और ये पूरा गेम इसलिए होता है ताकि आप इस चेस के गेम को जीत सको। यही चीज़ आपके मैनेजमेंट में भी होता है, यही चीज़ आपके कंपनी के रियल लाइफ में भी होता है कि आगे आने वाले 20 साल या 25 साल में हमारे को कैसे काम करने, हमारे फ्यूचर पोजीशन क्या होगी, हमारे ये आज की स्ट्रैटेजी ही तय करेगी हमारे को अभी क्या करना चाहिए जिससे हम आगे आने वाले सालों में एक अच्छी पोजीशन मेंटेन करें, और कैसे हम रिसोर्सेज को अलोकेट करें जिससे हम ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास हो ना ही कम हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गेम किस पे बेस्ड होता है, तो स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होता है। और इसलिए स्ट्रैटेजी आमतौर पे आपके जो फ्यूचर डिसीजंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्या करती है, डिफ़ाइन करती है और लॉन्ग रन में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है। याद रख लीजिएगा, स्ट्रैटेजी एक ऐसा प्लान है जो कि डायनामिज्म को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। स्ट्रैटेजी हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस, कंपटीशन में आने वाले चेंजेस या फिर कोई भी चेंजेस को हमेशा कंसिडर करता है और मॉडिफिकेशन का एक इनफ स्पेस अपने अंदर मेंटेन करके रखता है। और इसीलिए उस स्ट्रैटेजिक डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है जो कि टाइम टू टाइम ईजिली मॉडिफाई हो विदाउट हैम्परिंग द अल्टीमेट और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर क्या? अब जहाँ तक बात आती है, यहाँ पे मार्क कर रहा है आपके सामने दैट मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस इंक्लूड्स डिसीजंस लाइक वेदर ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन इसी लाइन ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू करेगी। जैसे अगर आपको याद होगा हमने इंटेल की बात की थी, ठीक है, शुरुआत में जो हमने केस देखा था। तो इंटेल इनिशियली क्या बनाती थी, माइक्रो प्रोसेसर्स चिप्स बनाती थी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपना डाउन फेज देखना स्टार्ट किया, AMD के कॉम्पिटिशन में स्टैंड प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे थे, तो पॉल ऑटली ने एक स्ट्रैटेजी डिफाइन की कि हाँ जी, अब हम बस पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं बनाएंगे माइक्रो प्रोसेसर्स या चिप्स, हम यहाँ पे बस एक जोन में नहीं काम करेंगे, एक इंडस्ट्री में नहीं काम करेंगे, हम यहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करेंगे, ओनली पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। तो पॉल ऑटली ने यहाँ पे फिक्स करा कि हमारा जो एक्टिविटी है, जो हमारा सेम लाइन है, हम उस सेम लाइन में नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे जो अपना डाइवर्सिफिकेशन है उसको कन्फर्म करेंगे। तो आप देखो कि उनके कारण, मतलब उस टाइम फेज़ में 2002, 2005, 2006 की बात हो रही है और उसके इतने साल बीते हैं और आज इंटेल अपना जो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर पा रहा है और एक लेवल भी रीच कर चुका है। इसलिए आपके सामने पॉइंट रखा गया है, जो स्ट्रैटेजी है वो आपके फ्यूचर पोजीशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो इसीलिए मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की बात हो रही है कि जो मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है उसमें क्या क्या डिसीजंस आते हैं कि क्या आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नहीं करना है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में मेंटेन करना है, क्या नया लाइन ऑफ एक्टिविटी आपको ऐड करना है या नहीं करना है, क्या आपको डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर करना है, नहीं करना है, क्या आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, आपकी इंटरनल स्ट्रैटेजी होती है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप डायरेक्ट चैनल में आओगे, आप इनडायरेक्ट चैनल में आओगे, आपकी प्राइसिंग
प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप डिस्काउंट यूज़ करोगे या नहीं यूज़ करोगे, एडवर्टीजमेंट का कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, कौन सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, इंडोर्समेंट की बात होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी में आती थी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्ट्रैटेजी कोई छोटा मोटा अप्रोच नहीं होता, स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, एक ब्रॉडर अप्रोच होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को आप मिलता हुआ देखोगे। तो चलो भाई, ये थी आपकी स्ट्रैटेजी। तो आप बस इमेजेस को ही अपने ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव, end state, strategy, how to win the game, comprehensive plan, and now it's policy। देखो भाई, जहाँ तक बात आती है पॉलिसी की, तो पॉलिसी कहता है कि मैं एक जनरल गाइडलाइन हूँ। पॉलिसी क्या है? एक जनरल गाइडलाइन है जो कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ सेल्स पॉलिसी। तो ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पॉलिसी होती है कि हाँ जी हम क्रेडिट सेल्स करेंगे या नहीं करेंगे, या बस कैश सेल्स करेंगे, तो सेल्स पॉलिसी है। अब मान लेते हैं सेल्स पॉलिसी में उनका साफ साफ मार्क कर दिया गया कि हम यहाँ पे बस कैश सेल्स करेंगे, हम क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे। तो उनकी सेल्स पॉलिसी में बस क्या है, तो हम कैश सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे, कोई भी उधार की बात नहीं होगी, कोई भी डेटर्स की बात नहीं होगी, कोई भी बैड डेब्ट्स की बात नहीं होगी। मतलब पॉइंट तो साफ साफ क्लियर हो गया। अब कोई भी बंदा जब सेल्स की बात करेगा, कोई भी सामान बेचे, उसके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई हम उधार की बात नहीं करेंगे, आज नगद कल उधार वाला कोई सीन नहीं होगा, ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये सेट करती है कि जो क्रेडिट लिमिट होगा हम वो 25% ही रखेंगे, मतलब 75% जो भी हमारा सेल्स है उसका पैसा हमें मुझे अभी मिलना चाहिए, और जो 25% है वो क्रेडिट आप अवेल कर लो। तो ये भी एक अच्छी पॉलिसी बन जाती है। तो याद रख लीजिएगा, पॉलिसी एक ऐसा प्लान है जो कि जनरल गाइडलाइन, याद रख लीजिएगा गाइडलाइन है आपके लिए। जब भी आप डिसीजन लेने बैठते हो, बीइंग अ मैनेजर, जब भी आप डिसीजन लेने बैठोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी को ध्यान में ज़रूर रखोगे। बहुत बार आपने इससे रूबरू हुए होगे कि जब आप कहीं गए हो किसी शॉप में, या फिर जब आपने कस्टमर केयर से बात करा होगा, तो कहते हैं कि सर मैम ये हमारी बिज़नेस पॉलिसी है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, ये ऐसा ही हो सकता है, ये वैसा ही हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉलिसी, जो कि जिस फ्रेम में रह के सारे मैनेजर्स को डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी, तो हमारे को बस ग्रेजुएट ही चाहिए, हम 10th वाले को नहीं लेंगे, 12th वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, या फिर एटलीस्ट हम हमेशा जो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उन्हीं को लेंगे, उससे कम वाले को नहीं लेंगे। तो बहुत सारे तरीके की पॉलिसीज़ होती है, सेल्स पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, बहुत तरीके की पॉलिसी होती है, ठीक है। और आमतौर पर जो पॉलिसी है ना, इस स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करती है। इट्स लाइक कि स्ट्रैटेजी को एक सेंसिबल मीनिंग प्रोवाइड करती है आपकी पॉलिसी, और इसलिए मैनेजरियल एक्शन के लिए एज अ पाथ लाइटर का काम करती है कि जब भी कोई मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, कोई मैनेजर डिसीजन लेगा, तो उस वक्त पॉलिसी उसको हमेशा गाइड करती है कि हाँ जी इस फ्रेमवर्क में डिसीजन लीजिएगा, इस फ्रेमवर्क से बाहर आपको नहीं जाना है। और याद रख लीजिएगा, जो पॉलिसी है उस स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा रोल भी प्ले करती है। अब देखिए, जहाँ तक पॉलिसी की बात आती है, तो यहाँ पे पॉलिसी को लेके और भी कुछ बातें बताई गई हैं। दैट पॉलिसी आमतौर पे वो पैरामीटर है जिसके अंदर रह के मैनेजर अपना काम करता है, और जो मैनेजर है वो अपनी इच्छा पे, याद रख लीजिएगा, पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, अप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने मार्क करता है, द डिसीजंस टेकन अंडर अ परचेस पॉलिसी मे इंक्लूड द फॉलोइंग। अगर कोई परचेस पॉलिसी की बात आती है तो परचेस पॉलिसी में 3 चीज़ों का जिक्र यहाँ पे किया गया। सबसे पहले चीज़ है कि क्या कंपनी को यहाँ पे कोई भी सामान जो वो ख़रीदने जा रही है वो किससे ख़रीदेगी, कब ख़रीदेगी, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जिससे भी ख़रीदेगी, जिस वेंडर से भी ख़रीदेगी, तो वेंडर को सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, क्लियर। सो हाउ शुड वेंडर्स टू बी सेलेक्टेड फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज और परचेजिंग सप्लाईज, हाउ मेनी सप्लायर्स शुड अ कंपनी में मेक परचेजेस फ्रॉम, मतलब कितने सारे वेंडर्स हैं, कितने सारे सप्लायर से कंपनी सामान खरीदेगी। ओके, आप तो एक ऑप्शन पर रिलाय रहोगे नहीं। एंड देन शुड अ कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैकेजेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज,
प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी, मतलब क्या कंपनी को ये सब चीज़ खरीदना चाहिए या फिर कंपनी इसे अपने यहाँ ही बनाए। जैसे प्रिंटिंग की बात आती है तो बहुत जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपने प्रिंटर्स लगवा लेती है तो अपने यहाँ ही प्रिंटिंग करती हैं। बहुत लोग होते हैं कि नहीं लगवाते हैं, बाहर से प्रिंटिंग की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो बहुत लोग हायर्ड करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपनी ही ट्रक खरीद लेंगे, हमारे को बार बार ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, हम यहाँ पे कैरेज पे नहीं करेंगे। तो सारी आपकी परचेजिंग पॉलिसी ही है जिस पॉलिसी के तहत आपको पूरा का पूरा काम करना होता है। तो चलिए, ये हुई आपकी पॉलिसी। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है प्रोसीजर। अब देखो ये प्रोसीजर क्या होता है। मे बी आप इस वर्ड से रूबरू हो चुके होंगे। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो आपको सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं कि पहले ये एंड देन एट लास्ट ये, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्रोसीजर। ये क्या कहा जाता है, इसे प्रोसीजर कंसिडर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने साफ साफ मार्क करता है दैट प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। क्या है ये? सीक्वेंशियल स्टेप्स है जो कि किसी भी एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है वो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर रहे। कि आप इस इमेज में देख पा रहे होगे, आप इस इमेज को प्रॉपर्ली देख लीजिएगा जो कि आपके नोट्स में है, कि जो प्रोसीजर है वो हमेशा पॉलिसी के तहत ही आपको परफॉर्म करना होता है। अब जहाँ तक बात आती है प्रोसीजर की, एक्चुअली इसे बहुत बार प्रोसीड्योर भी कहा जाता है, तो आप इसे प्रोसीड्योर भी कंसिडर कर सकते हो। सो जहाँ तक प्रोसीड्योर की बात आती है तो ये आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो उस एक्टिविटी में जो बहुत सारे स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को कैसे परफॉर्म किया जाए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्रोसीड्योर। ठीक है, इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर। यहाँ पे साफ साफ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने मार्क कर रहा है दैट इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। मतलब इस काम को एग्जैक्टली कैसे करना है प्रॉपर, ये बात आपको कौन बताता है? तो प्रोसीड्योर ही बताता है। नेक्स्ट, जहाँ तक रूल की बात आती है तो देखो भाई, रूल एक ऐसा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो क्लियरली बोलता है what is to be done and what not is to be done। ठीक है, साथ ही साथ what is allowed and what is not allowed। सीधी बात, yes और no में पूरी पिक्चर क्लियर कौन करता है? रूल करता है। इसका कोई भी ग्रे पोर्शन नहीं होता, हमेशा या तो ब्लैक होती है चीज़ें या तो वाइट होती हैं रूल के केस में। ठीक है, इसलिए देखो आपके सामने साफ साफ मार्क करता है दैट रूल इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाइज क्लियरली व्हाट इज़ टू बी डन। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। इसमें कोई भी चेंजेस इन जनरल नहीं होता। देखो भाई, रूल है, टूटेगा तो पनिशमेंट या पेनल्टी का प्रोविज़न होता ही होता है, और ये आमतौर पे आपके मैनेजरियल डिसीजंस को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है दैट कौन सी चीज़ होनी चाहिए, मस्ट टू बी डन एंड मस्ट नॉट टू बी डन। क्लियर? क्या जैसे जो नो स्मोकिंग वाला सीन होता है वो रूल है, नहीं करना मतलब नहीं करना है। अब आपको कि सर थोड़ा दूर जाके, नहीं जी, सर थोड़ा इधर जाके, नहीं जी, आप नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। इसमें कोई भी चेंजेस या फिर इसमें कोई भी लिबरलिटी आपको दी नहीं जाएगी। और इसलिए आमतौर पर सबसे सिंपलेस्ट प्लान होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा रिजिड फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो बात हो गई रूल की। अब रूल के बाद आपके सामने बात आता है मेथड। अब देखो भाई, मेथड का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे आपके सामने रखा गया कि भाई हाँ जी, हमारे को एक एक्टिविटी, चलो भाई ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपके सामने क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके सामने क्या होता है? स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी के बाद आपके सामने क्या हो जाता है? पॉलिसी, और पॉलिसी के बाद आपके सामने क्या हो जाता है? प्रोसीजर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं, और उन स्ट्रैटेजीज़ के इंटरप्रिटेशन के लिए आपको पॉलिसी को तैयार करना पड़ता है, और पॉलिसी के अंदर रह के किसी भी एक्टिविटी को सीक्वेंशली डन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होता है? प्रोसीजर करना होता है। तो प्रोसीजर में आपके सामने बताया जाता है कि हाँ जी, फर्स्ट ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, और देन ये करना है। ठीक है, अब सवाल है कि फर्स्ट तो करना है, फर्स्ट एक्टिविटी करना है, लेकिन ये कैसे करना है? दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेथड। ये क्या कहा जाता है? मेथड कहा जाता है। मतलब हर एक सीक्वेंशियल स्टेप को कैसे परफॉर्म करना है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेथड। तो इसीलिए मेथड वो प्रिस्क्राइब वे है जिस वे में इस एक्टिविटी को डन करना है। जैसे सपोज दैट
मान लेते हैं एक चिप्स की फैक्ट्री है कि हाँ जी वहाँ पे पोटैटो चिप्स बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपके यहाँ पोटैटोज़ आएंगे तो पोटैटोज़ को साफ़ किया जाएगा, सबसे पहला स्टेप। अब सवाल है कि कैसे साफ़ किया जाएगा, गर्म पानी में साफ़ किया जाएगा, मैनुअली साफ़ किया जाएगा या फिर मशीन के थ्रू साफ़ किया जाएगा। ठीक है, साफ़ करने के बाद पीलिंग होगी, तो पीलिंग कैसे होगी, उसको उसका छिलका कैसे उतारा जाएगा। ठीक है, स्लाइसिंग होगी तो स्लाइसिंग कैसे होगी, दैट कैसे, हाउ, दिस इज़ कंसिडर एज मेथड। समझ में आया। जैसे यहाँ पे आपके सामने मार्क किया है कि हाँ जी ट्रेनिंग करवाना है, क्या करवाना है, अपने एम्प्लॉयज़ का, आपने जो बंदों को सेलेक्ट करा अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उनका ट्रेनिंग तो करवाना है, लेकिन सवाल है कि वो ट्रेनिंग कैसे होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेथड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मेथड एक्चुअली क्या होता है। चलिए, अब मेथड के बाद आपके सामने क्या आ जाता है, बजट आ जाता है। देखो ये बजट आप ऑलरेडी जान चुके होंगे, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। और आमतौर पे ये टाइम, मनी या फिर फिज़िकल यूनिट्स में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जैसे सेल्स बजट हो जाता है, कैश बजट हो जाता है, मार्केटिंग बजट हो जाता है, प्रोडक्शन बजट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने बजट बनाए जाते हैं। और ऑलरेडी आप जानते हो दैट बजट इज़ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर या फिर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। तो आगे आने वाले फ्यूचर में उसको कितना खर्च करना है, उसकी कितनी कमाई होने वाली है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल बजट। तो कि एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है जिसको आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जिसमें आपके एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, इनकम्स, इन सब चीज़ को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन याद रख लीजिएगा बजट हमेशा फ्यूचर स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है, कोई प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये एक्चुअली आपके लिए कंट्रोल डिवाइस है। जैसे अगर आपने बजट बनाया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इस साल का जो खर्च होगा वो मान लेते हैं कि लगभग 500 करोड़ की बात आने वाली है, 500 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो अब ये आप जो भी खर्च करोगे तो उसको दिमाग में रखो कि हाँ जी हमारे को 500 करोड़ ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना। तो इसलिए इसे कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए बजट में हमेशा फोरकास्ट होता है कि आगे आने वाले सालों में हमारे को इतनी कमाई होने वाली है, हमारा इतना खर्च होने वाला है एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके सामने आ जाता है प्रोग्राम। देखो भाई, जहाँ तक बात आती है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है। क्या है प्रोग्राम? एक डिटेल स्टेटमेंट है अबाउट अ प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्टिव होती है, पॉलिसी होती है, प्रोसीजर होता है, रूल होता है, टास्क होता है और ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज की इस्तेमाल की जाती है और बजट को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नया शॉपिंग मॉल को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? शॉपिंग मॉल को कंस्ट्रक्ट करना। तो आपका ऑब्जेक्टिव तो सेट हो कि हाँ जी शॉपिंग मॉल कैसी होनी चाहिए। अब उस शॉपिंग मॉल के लिए जो आपको मटेरियल्स ख़रीदने हैं तो उसके लिए आपको अपनी पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है, शॉपिंग मॉल में क्या चीज़ कैसे होगा, सीक्वेंशियल स्टेप, सबसे पहले क्या, देन क्या, देन क्या, ये क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। रूल भी डिफ़ाइन होगा कि हाँ जी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसको अलाउड है, किसको अलाउड नहीं है। और उसके साथ साथ आप अपने ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी इन्वेस्ट करते हो और बजट भी तो तैयार करते हो कि हाँ जी ये जो शॉपिंग मॉल है वो कितने पैसे में तैयार होगा या नहीं तैयार होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोग्राम। तो याद रख लीजिएगा प्रोग्राम आपका सिंगल यूज़ प्लान है। शॉपिंग मॉल बन गया, प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। डिपार्टमेंट नया तैयार हो गया, प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो प्रोग्राम आपका क्या हो जाता है, सिंगल यूज़ प्लान हो जाता है। बजट भी क्या हो जाता है आपके सामने, सिंगल यूज़ प्लान हो जाता है। मेथड आपके सामने क्या मार्क करता है, तो मेथड इन जनरल आपके सामने स्टैंडिंग प्लान होता है, क्योंकि एक काम को करने का तरीका, वो तरीका तो वही रहेगा, तरीका बदलेगा नहीं। ठीक है, और रूल भी आपके सामने क्या हो जाता है, तो रूल भी आपके सामने स्टैंडिंग प्लान ही हो जाता है। क्लियर क्या? तो उम्मीद है अब आपको टाइप्स ऑफ प्लान प्रॉपर्ली समझ में आ चुका होगा कि प्लान क्या होता है। याद रख लीजिएगा प्लान और प्लानिंग में डिफरेंस है। तो हमने देखा प्लान क्या होता है, हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लान कितने होते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ प्लान में फर्दर क्लासिफिकेशन देखा, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव देखा, पॉलिसी देखा, स्ट्रैटेजी देखा, प्रोसीजर देखा, मेथड देखा, रूल देखा और प्रोग्राम देखा। तो चलिए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई प्रॉब्लम में पूछिए। इसी के साथ साथ आपका प्लानिंग चैप्टर क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। फिर आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जो है ऑर्गेनाइजिंग। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बी सेफ।